बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। और सुपर सैटरडे के बाद यार एक तरीके से ब्लॉकबस्टर संडे गुजरा है आईपीएल 2023 में। हालांकि एक ही मैच ख़त्म हुआ है जो दोपहर का मैच था मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का, लेकिन अभी दूसरा मैच चल रहा है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। ऑब्वियसली एक इनिंग्स ख़त्म हुआ है, लेकिन बात करेंगे जो पहला मैच खेला गया था दोपहर में, यानी कि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। तो एक ज़बरदस्त जीत मिली है मुंबई इंडियंस को और सीज़न में उनका दूसरा जीत और दूसरा लगातार जीत है। इससे पहले वो पहले जो दो मैचेस थे उसमें ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद के जो दो मैचेस हुए हैं उसमें उन्होंने जीत दर्ज कर ली है और एक अच्छा एक तरीके से कमबैक किया है आईपीएल 2023 में हम बोल सकते हैं। तो 185 एक तरीके से स्कोर खड़ा किया था केकेआर ने पहले बैटिंग करते, और जिसमें वेंकटेश अय्यर का शानदार शतक आया था। वेंकटेश अय्यर हम सबको पता है कि 2021 का वो सीज़न होता है जहाँ पे फर्स्ट हाफ में एक तरीके से कोई भी उस नाम को जानता तक नहीं था, लेकिन सेकेंड हाफ जब पोस्ट कोविड जब यूएई में कंडक्ट होता है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आधा सीज़न ख़त्म हो चुका था। बाकी आधे सीज़न में वेंकटेश अय्यर को आज ओपनर इंट्रोड्यूस किया जाता है केकेआर में, ब्रेंडन मैकलम उनको लेके आते हैं और उसके बाद देखो वो टीम सीधा फाइनल में पहुंचती है। वेंकटेश अय्यर जो हब सीज़न में जो वंडर करते हैं, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से केकेआर को फाइनल तक पहुंचा देते हैं, उसके दम पे आप देखो कि वो इंडिया सिलेक्शन हो जाता है, इंडिया के लिए भी अच्छा करते हैं। लेकिन सडनली जब हार्दिक पांड्या की वापसी होती है, क्योंकि उन्हीं के जगह पे उनकी जगह बनी थी, जब हार्दिक पांड्या की वापसी होती है तो वेंकटेश अय्यर साइडलाइन हो जाते हैं और उनके साथ बाकी जो दूसरा सीज़न रहा 2022 में भी जो कमबैक सीज़न होता है हमेशा एक प्लेयर के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि स्टार्ट बढ़िया कर देते हैं लेकिन जब सेकंड सीज़न थर्ड सीज़न में आप प्रोग्रेस देखते हो थोड़ा सा वहाँ पे कमी होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी ख़राब गया 2022 का। लेकिन 2023 में अभी तक का जो सीज़न रहा है वेंकटेश अय्यर के लिए ज़बरदस्त रहा है। इससे पहले भी एक उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली थी इस सीज़न, लेकिन यहाँ पे शतक जड़ दिया है और दूसरे प्लेयर बने हैं केकेआर के लिए ब्रेंडन मैकलम के बाद जिन्होंने शतक जड़ा है। 2008 जो इनॉग्रल एडिशन था उसके पहले ही मैच में ब्रेंडन मैकलम ने आरसीबी के अगेंस्ट शतक जड़ा था। उसके बाद वेंकटेश अय्यर दूसरे प्लेयर बने हैं जिन्होंने आज शतक मारा है केकेआर के लिए। नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे और ज़बरदस्त बैटिंग की है, हालांकि दूसरे एंड से वो सपोर्ट उनको मिला नहीं, जिसके चलते उनके शतक के बावजूद टीम ने सिर्फ 185 खड़ा किया, जो वानखेड़े के ग्राउंड पर थोड़ा सा आप बोलोगे उतना बड़ा टोटल नहीं था। और जवाब में आप देखो मुंबई इंडियंस ने बढ़िया रन चेज कर दिया है। और जो बड़ी चीज़ रही मुंबई के लिए कि आज रोहित शर्मा आज कैप्टन खेल नहीं रहे थे, सूर्य कुमार यादव आज कैप्टन खेल रहे थे। हालांकि रोहित शर्मा आज इम्पैक्ट प्लेयर आए और उन्होंने ओपन भी किया और बैट से भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव का फाइनली फॉर्म लौटा है, कैप्टनसी के साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है और जिसके चलते उन्होंने अपने फॉर्म को पाया है। अच्छी खासी आज बैटिंग कर रहे थे, तो वही जो सूर्य कुमार यादव का जो अंदाज़ है 360 डिग्री वाला खेले हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिला। और साथ ही ईशान किशन जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे इस आईपीएल में, हालांकि एक दो 30+ स्कोर ज़रूर आए थे लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने फाइनली अपना जो एक तरीके से रूप है वो दिखा है, क्यों उनको इतना ज़्यादा हाईली रेट किया जाता है कि इतना ज़बरदस्त विस्फोटक बैट्समैन है, पॉकेट डायनामो उनको कहा जाता है। और आज उन्होंने दिखाया है स्पेशली अगेंस्ट जो केकेआर के क्वालिटी स्पिनर थे, चाहे वो सुनील नारायण हो, वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस शर्मा, उन सबको आज उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया है। तो फुल गेम के बारे में बात करेंगे, लेकिन बट अभी जब जस्ट मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि मुंबई इंडियंस को एक बहुत ही ईजी विन मिली है। 185 का टोटल बहुत छोटा होता नहीं है, लेकिन उसको बहुत ही आसानी से रन चेज किया है और अच्छे एनआरआर के साथ उन्होंने 2 पॉइंट भी हासिल किए हैं। और आई गेस नंबर 9 पे शायद थे, लेकिन अब वो पहुंच चुके नंबर 8 पे। सनराइज़ हैदराबाद जो कि शायद उनसे ऊपर थी उनसे नीचे आ गई है इन टर्म्स ऑफ एनआरआर, क्योंकि पॉइंट तो बराबर है। तो क्या पहले बात करते हैं पूरे मैच के बारे में। तो आज एक थोड़ा सा डिफरेंट था आज मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि आज वो वोमेंस जो उनके टीम थी WPL में उनकी जर्सी एक तरीके से वो पहने हुए थे और स्पेशली एक 19,000 के करीब गर्ल्स को एक तरीके से स्कूल कॉलेज के जो गर्ल्स थे उनको एक तरीके से हमने देखा कि वो वानखेड़े के स्टार्ट में थे। पूरा का पूरा स्टेडियम जो कि वो एक तरह से कह सकते हैं नीला समंदर था, मुंबई इंडियंस के ही फ़ैन दिख रहे थे वहाँ पे। केकेआर के अगर फ़ैन आपको दिख जाते बहुत मुश्किल ही होता,
तो एक ग्रेट इनिशिएटिव बाय मुंबई इंडियंस। तो उन्होंने सकते हैं कि गर्ल्स के जो एक तरीके से कि आगे बढ़े स्पोर्ट्स के लिए, खासकर स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे आए, अच्छा करें, तो उनको सपोर्ट करते हुए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि लड़कियों को स्टेडियम में एक तरीके से वहाँ पे इनवाइट किया गया था स्पेशली मैच देखने के लिए। वुमेंस टीम की भी जो सदस्य थी इंडियन टीम की, वो सब के सब अवेलेबल थी उस मैच के दौरान, और उनके जो जर्सी थे उसको पहन कर आज खेल रहे थे। और दूसरी एक बड़ी चीज़ मुंबई इंडियंस के लिए कि आज सचिन सर के बेटे जो अर्जुन तेंदुलकर है, फाइनली बहुत समय तक वो मुंबई इंडियंस टीम के साथ जुड़े रहे हैं एज बॉलर, बट कभी मौका नहीं मिला था। लेकिन आज एक बड़े अवसर के ऊपर उनको भी डेब्यू कराया गया। हालांकि रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव के अंडर में उन्होंने क्या एक तरीके से अपना डेब्यू किया। तो खैर केकेआर बैटिंग अगेन करता है, और बैटिंग अगेन उनका जो टॉप ऑर्डर वो फेल होता है। बार बार वही जो हमने डिस्कशन किया है कि दो उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे ओपनर हैं, मतलब रेस्पेक्टिव टीम के लिए, कंट्री के लिए, चाहे लिटन दास फ्रॉम बांग्लादेश देख ले या जेसन रॉय फ्रॉम इंग्लैंड, पर अभी तक शायद वो उनको नहीं खिला पा रहे हैं। गुरबाज जिन्होंने एक दो मैच में अच्छी स्टार्ट दी थी, उन्हीं के साथ अभी कंटिन्यू किया है, लेकिन एक और उनका फेलियर आ चुका है सिर्फ 8 रन 12 बॉलों में। और अभी लगता है कि मुझे, क्योंकि 5 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें शायद एक उनका 50 है और एक में शायद ताबड़तोड़ उन्होंने 20-25 कुछ बनाया था, इसके अलावा बहुत कुछ नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप देखो ये जेसन रॉय की तरफ जा सकते हैं। बाकी एन जगदीशन को भी पिछले 2 या 3 मैचेस से खिला रहे हैं, लेकिन उनका भी आउटिंग ख़राब ही रहा है, 0 पे वो आउट हो गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको दोनों तरफ ही एक तरीके से फॉरेन ओपनर देखे, रॉय और लिटन दास दोनों ही खेल सकते हैं, या फिर में भी आप ये देख सकते हो कि वेंकटेश अगर इसी तरह से खेलते रहे तो उनको भी ओपन कराया जा सकता है मिडिल ऑर्डर में किसी बैटर को ऐड करके। बाकी वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पे आए थे, 51 बॉलों में 104 किए हैं, 6 चौके और 9 छक्के हैं, और ज़बरदस्त शुरू से लेकर एंड तक ताबड़तोड़ पिटाई की है। और दूसरे एंड से विकेट गिरते रहे, लेकिन उन्होंने अपने जो इनिंग्स थी उस पर कभी भी वो प्रेशर आने ही नहीं दिया, अपने अंदाज में खेलते रहे, चाहे पेसर हो स्पिनर हो, सबको बढ़िया तरीके से खेला और ये शतक जड़ा है। बाकी नीतीश राणा जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 5 रन पे 10 बॉलों में। और जब थोड़ा सा वो आउट हुए, थोड़ा सा उनके और ऋतिक शौकीन जिन्होंने आउट किया, दोनों दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा उनके बीच थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गया था, थोड़ा से वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे थे ओबियसली, जो कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है कभी कभार, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में है, बहुत ज़्यादा वायरल भी हो चुका है उसमें। खैर शार्दुल ठाकुर को प्रमोशन मिला था रिंकू सिंह और रसल से ऊपर, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, 11 बॉलों में 13 रन है। लेकिन आई थिंक ये जो डिसीजन होते हैं हमने देखे भी है प्रीवियसली कि कभी हर्षल पटेल आ रहे हैं नंबर 5 पे, अभी पिछले चेन्नई राजस्थान मैच में अश्विन ऊपर आ गए थे, हालांकि उन्होंने रन ज़रूर किया था, लेकिन ये कुछ ऐसे मूव्स होते हैं जो कि करने नहीं चाहिए किसी भी टीम को, जब आपके पास प्रॉपर बैटर है आपका यूटिलाइज़ करने को। जैसे आज उन्होंने 11 बॉलें खेले, यही 11 बॉल अगर आंद्रे रसल को मिली होती तो हो सकता है कि वो इस 11 बॉल में 2-3 हिटें लगा देते और वही जो 185 का स्कोर है वो 200 बन सकता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टीमें अगर अवॉइड करती हैं तो ही अधिक अच्छा लगता है। मैं तो कभी भी इस चीज़ को सही नहीं मानूंगा, भले ही रिजल्ट कोई भी आ जाए, क्योंकि जो बैट्समैन होता है उसका काम होता है जाके वो रन बनाए, गेंदबाज का काम होता है बॉलिंग करे। हाँ, वो अगर बॉल से अगर डिफरेंट अपने जो मतलब सेकेंडरी रोल है उसमें अगर बेहतर कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमने शार्दुल ठाकुर के साथ भी देखा है। एक मैच में शायद आरसीबी का वाला जो मैच था उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था बैट्स में, विच इज़ फाइन, बट ऐसा नहीं कि आप उनको ऊपर भेज दो कि नंबर 3-4 पे जाके बैटिंग कर, फिर उस बैट्समैन का माइंडसेट भी अलग हो जाता है, क्योंकि जिस सोच के साथ वो नीचे खेलता है कि मुझे सिर्फ जाना है और रन बनाना है, तो जब आप उसको ऊपर भेजते हो तो कहीं ना कहीं वो डबल माइंड में रहता है। तो वही चीज़ है। बाकी रिंकू सिंह उसके बाद आए 18 में 18, तो आज वो फिनिश जो करना था उनको वो कर नहीं पाए। आंद्रे रसल जैसा कि 11 बॉलों में 21 रन है, 3 चौका और 1 छक्का है, और नॉट आउट रह गए। और वही मैं बोल रहा था अभी कि अगर आप रसल को ऊपर भेजते और अगर यही 11 जो ठाकुर ने खेले उसमें से वो कुछ बॉल खेलते, हो सकता है कि 2-3 और हिटें वो लगा सकते थे। सुनील नारायण ने भी 2 में 2 ही किए हैं। तो कहोगे कि वेंकटेश अय्यर की पारी को छोड़ दे तो उस हिसाब से कुछ खास नहीं था इनका बैटिंग, वन मैन शो कह सकते हैं वेंकी का। तो उन्होंने ज़बरदस्त शतक जड़ा और जिसके चलते एक अच्छे टोटल तक केकेआर पहुंच पाए। लेकिन शायद अगर आप पूछोगे इस टोटल से शायद केकेआर सेटिस्फाई नहीं होंगे। और बाद में देखो जो इनके गेंदबाज थे मुंबई के, उसमें देखो ऋतिक शौकीन ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 34 रन देके 2 आउट किया। और बार बार ये भी डिस्कशन होता आ रहा है कि ऋतिक शौकीन या कुमार कार्तिकेय
अगर आप बॉलिंग वाइज देखो, शायद कुमार कार्तिकेय के पास बेटर स्किल है, थोड़ा सा बेहतर गेंदबाज दिखते हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस ऋतिक शौकीन के ऊपर भरोसा जताती है, क्योंकि ऋतिक शौकीन एक ऑलराउंडर है, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं। बाकी एक विकेट मिला कैमरन ग्रीन को, दोनों ने 2 ओवर में 20 रन दिए हैं। अर्जुन तेंदुलकर को विकेट नहीं मिला, सिर्फ 2 ही ओवर किए, 17 रन दिए हैं। ड्वेन जेंसन अगेन वो भी शायद आज डेब्यू कर रहे थे, मार्को एंसन के ब्रदर हैं, ऑलमोस्ट मतलब ट्विंस है वो, सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन है, सिमिलर काइंड ऑफ उनकी हाइट भी है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्विंस है। तो उस वजह से आप देखो ऐसा लग रहा था कि मार्को एंसन ही खेल रहे हैं मुंबई के जर्सी में, तो उनका दिन ख़राब रहा। 4 में 53 पड़े हैं, हालांकि एक ज़रूर आउट किया है। पीयूष चावला जो कि एक्सपीरियंस स्पिनर है, काफ़ी समय से खेल रहे हैं, बहुत से फ्रेंचाइजी के लिए खेल भी चुके हैं, उनका ये सीज़न लगातार अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है मुंबई के लिए, तो उन्होंने एक विकेट आउट किया है। गुरबाज को उन्होंने आउट किया था, 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए हैं। बाकी राइले मेरेडिथ को भी 4 ओवर में 40 पड़े हैं, एक विकेट उन्होंने लिया है। तो खैर ये एक कह सकते हैं कि शतक के बावजूद मुंबई इंडियंस ने बहुत अच्छा एक तरीके से स्कोर पे कोलकाता को रोका, कंसिडरिंग कि देयर बॉलिंग लाइनअप जिस प्रकार से थी। टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा आप कह सकते हो कि रन गति में उस हिसाब से रन नहीं आए। बाकी जब मुंबई ने चेस स्टार्ट किया तो रोहित शर्मा एज इम्पैक्ट प्लेयर आए और ज़बरदस्त मतलब शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट छोड़ा, बहुत लंबी पारी नहीं थी लेकिन बहुत इफेक्टिव थी। 13 बॉल में 20 किए हैं, 1 चौका और 2 छक्के के बदौलत। बाकी ईशान किशन आज अलग ही ले में दिख रहे थे, वो अक्सर जो हमने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है, सिंगल के लिए वो तरस जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क शॉट खेलते हैं, लेकिन आज वो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में दिखे। 25 बॉल में 58 किए हैं, यानी कि 232 की स्ट्राइक रेट आप देखो, 5 चौके और 5 छक्के। और उसमें खास चीज़ ये है कि जो उनके स्पिनर थे, पेसर थे, सबको बढ़िया तरीके से ट्रेड किया है। बाकी सूर्य कुमार यादव अगेन जैसा कहा कि आज फाइनली वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया एज ए कैप्टन, और वो बैटिंग से भी दिखाई। आज 43 रन किए हैं 25 बॉलों में, हालांकि बहुत बड़ी इनिंग्स थी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से उनका फॉर्म चल रहा था, इस नॉक को भी हम एक तरीके से मतलब ले सकते हैं कि एक अच्छा कमबैक हुआ है सूर्य के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो सूर्य कुमार यादव नहीं दिखा है, वो आप देखो अगेन 172 की स्ट्राइक रेट है, मतलब अपने ही अंदाज में खेला है। बाकी तिलक वर्मा ने भी 25 में 30 किए हैं और 3 चौके और 1 छक्के के बदौलत, लेकिन दोनों ही शायद निराश होंगे जिस तरह से वो आउट होकर गए हैं, शायद वो मैच फिनिश कर सकते थे। बाकी टिम डेविड ने 13 में 24 किए, 1 चौका और 2 छक्के, मैच फिनिश करके आए हैं। निहाल वडेरा सिर्फ 6 रन और कैमरन ग्रीन 1 रन बना के नॉट आउट रहे हैं। बाकी केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो बहुत से ऑप्शन को उन्होंने ट्राई किया है केकेआर ने, लेकिन कोई रिजल्ट आया ही नहीं है। 2 विकेट श्रेयस शर्मा को मिला है, जो सबसे बेहतर गेंदबाज निकले हैं, 4 ओवर में 27 रन देके 2 आउट किए हैं। सुनील नारायण का रेयर एक फेलियर रहा है, 3 ओवर में 41 पड़ गए हैं, अक्सर ये चीज़ हम उनसे देखते नहीं हैं। वरुण चक्रवर्ती ने भी 1 विकेट लिया है, लेकिन 4 में उनको 38 पड़े हैं। लॉकी फर्गूसन ने 1 आउट किया है। बाकी आंद्रे रसल को 1 ओवर मिला था, उसमें महंगे साबित हुए हैं। शार्दुल ठाकुर को बाकी 1 विकेट मिला है, तो करीब करीब आप देखो कि 7 गेंदबाज का इन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई सफलता उनको मिला नहीं। मोस्ट ऑफ द वे आप देखिए कि मुंबई इंडियंस जो जिस चीज़ के लिए जानी जाती है कि ज़बरदस्त धाकड़ परफॉर्मेंस देते हैं, उसी को उन्होंने एक तरीके से दिखाया है। बॉलिंग से कह सकते हो कि वेंकटेश अय्यर ने थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर डाला ज़रूर, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्ड जो कि अच्छा था उनके बॉलिंग टीम से। और जहाँ तक बैटिंग की बात है तो प्रॉपर जो मुंबई स्टाइल में जीत कह सकते हैं, ऊपर के जो उनके बैटिंग लाइनअप है बहुत ही ज़बरदस्त, और सभी ने एक तरीके से फायर किया है, चाहे ईशान हो, रोहित हो, सूर्य हो, तिलक या टिम डेविड हो, सभी ने अपना पार्ट प्ले किया है और एग्रेसिवली उन्होंने ये जो रन चेज़ वो कंप्लीट किया है। और अच्छी चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट 2-3 ओवर से पहले ही कंप्लीट कर दिया है, तो एनआरआर में उनको थोड़ा सा जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा मार्जिन उनको मिल गया है, जिसके चलते आप देखो कि पॉइंट्स टेबल में अब थोड़ा सा वो ऊपर आ गए हैं। लेकिन ये आईपीएल जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि अब देखो कि जो पहली नंबर की टीम है अभी के हिसाब से, और राजस्थान रॉयल्स शायद 6 पॉइंट पे है, और जो 9th टीम है अभी सनराइजर्स हैदराबाद, उसके पास 4 अंक है, यानी कि नंबर 1 और नंबर 9 के बीच सिर्फ 2 पॉइंट्स, यानी कि 1 जीत का फासला है। तो आप उसी से समझ जाइए कितना कंपटीशन चल रहा है और कितना मुश्किल होने वाला है आगे
ये डिसाइड करना कि कौन से वो टॉप 4 टीमें होंगी जो कि प्लेऑफ में एंटर करेंगी। ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा मुश्किल है, जैसा कहा था अभी कि अभी 25-30% ही एक तरह से लीग एक तरह से कंप्लीट हुआ है, बाकी अभी और भी मैचेस होने हैं। वंस हाफ स्टेज में हम पहुंच जाएंगे, साथ साथ 8-8 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे हर एक टीम के, तब शायद एक बेटर आइडिया हो हमारे पास कि हाँ ये जो टीमें हैं कुछ आगे निकल रही हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि शायद ये जो 2023 का IPL है सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है टॉप 4 फाइंड करने में, क्योंकि बहुत सी टीमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही अच्छे इक्विप्ड है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, बैटिंग और ऑलराउंड स्किल में। और खासकर जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है इसने एक तरीके से सभी टीम को एक फ़ायदा भी दिया है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सको, आपका जो इम्पैक्ट प्लेयर उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कहा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे में आप अफोर्ड नहीं कर सकती गलतियाँ। और वही चीज़ है कि KKR अगेन वही चीज़ थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा कि बैटिंग ऊपर से नहीं है उनके पास। कभी मतलब 3 ही बल्लेबाजों के भरोसे वो चल रहे हैं, एक है वेंकटेश अय्यर, दूसरा है नीतीश राणा और तीसरे है रिंकू सिंह। गुरबाज का एक आधा इनिंग्स आया है, आंद्रे रसेल का भी मुझे अभी तक बड़ी पारी नहीं आई है, 1-2 इनिंग्स उनके 20-25 वाले आए हैं। तो बाकी किसी भी खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया है, तो उनको चाहिए। और बार बार ये जो मैं पिछले वीडियोज़ में कह रहा था कि लॉकी फर्गुसन को आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी कुछ काम के नहीं हैं, ना ही वो नए बॉल के गेंदबाज है। डेथ में भी वो पिटते ही रहते हैं, पेस ज़रूर उनके पास है लेकिन T20 स्पेशलिस्ट वो बॉलर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में आप उनको बिठा कर आप चाहे तो डेविड विजय को ऐड कर सकते हो, बॉलिंग करके दे देंगे, क्रूशियल 2-3 ओवर दे सकते हैं डेथ में, नीचे जाके आपको फिनिश करके भी दे सकते हैं, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह को सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर उनको भी आप नहीं चाहते तो समवन लाइक वैभव अरोरा जो कि इंडियन तेज़ गेंदबाज है उसको ऐड कर दीजिए टीम में, और ऊपर आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिला लीजिए फॉरेनर का। और गुरबाज को भी अभी थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं आप, लिटन दास को देख सकते हैं क्योंकि लिटन दास भी वही एग्रेसिव प्ले लाते हैं, और जेसन रॉय को भी ज़रूर आप टीम में लाइए। बाकी मुंबई के लिए यही होगा कि जो मोमेंटम उसको मिला है उसको कैरी फॉरवर्ड करें। तो जब मुंबई इंडियंस जीतती है ऑब्वियसली IPL में अलग माहौल होता है। मुंबई, चेन्नई, RCB जब ये अच्छा करते हैं तो IPL नॉर्मल लगता है। तो देखते हैं, कल तो RCB और चेन्नई का ही मैच है, ज़बरदस्त मैच होने की उम्मीद है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो दूसरा मैच अभी चल रहा है टेबल टॉपर्स के बीच, मतलब जो ऊपर की टीम है उसके बीच अभी मैचेस चल रहे हैं गुजरात और राजस्थान के बीच। गुजरात ने कुछ शायद 177 किए हैं फर्स्ट इनिंग्स में, तो देखते हैं क्या राजस्थान उसको चेज़ कर पाती है कि नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए। और कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। और साथ ही जो मेरा दूसरा चैनल है उड़िया में, उसका कंटेंट भी जाके चेक कीजिए, पसंद आए उसे भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।